ठीक है। राइट टू रिवोक, राइट टू रिवोक, गौर से सुनिएगा बेटा। प्रिंसिपल चाहे एजेंसी जो उसने क्रिएट की हुई है एजेंट के साथ वो कभी भी खत्म कर सकता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस पे पढ़ चुके हैं? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में। राइट टू रिवोक में वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल के साथ जो एजेंट की एजेंसी क्रिएट हुई है, प्रिंसिपल चाहे उसको जब चाहे रिवोकेट कर सकता है, सिवाय इररिवोकेबल एजेंसी में। मैं इररिवोकेबल एजेंसी पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस से टॉपिक ही डिलीट हो चुका है। सो देयरफॉर मैं डिटेल में इसमें जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि इररिवोकेबल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज को होती हैं, ऐसी एजेंसीज को कहते हैं कि जो प्रिंसिपल टर्मिनेट करना चाहे भी तो टर्मिनेट नहीं कर सकता। अपने पास लिखना चाहे, इररिवोकेबल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज को कहते हैं जो प्रिंसिपल चाहे टर्मिनेट करना तो भी टर्मिनेट नहीं हो सकती। चाहे प्रिंसिपल का इंतकाल भी हो जाए तो भी नहीं होगी, चाहे प्रिंसिपल पागल भी हो जाए तो भी नहीं होगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लीगल एयर्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल अगर जब चाहे एजेंसी टर्मिनेट करना चाहे, उसका ये राइट है, वो एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसको देख ले, देन फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? ठीक है, जब आप हेडिंग नंबर 1 यानी सेक्शन 203 पढ़ चुके हैं, देन मुझे बता दीजिएगा चैट पे ताकि मैं नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाऊँ। अच्छा, ये दूसरी हेडिंग आपको नजर आ रही होगी जिसको मैं ये हाईलाइटेड कर रहा हूँ, राइट इन केस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम डायरेक्शन। ये बिल्कुल बेटा वैसी हेडिंग है जैसे हमने ड्यूटीज ऑफ एजेंट में पढ़ा, ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन। तो ये वही है, राइट इन केस ऑफ डायरेक्शन। यानी आसान अल्फाज में कि एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को जो भी डायरेक्शंस देगा, एक प्रिंसिपल अपने एजेंट्स को जो भी डायरेक्शंस देगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, एजेंट लाजमी तौर पर उसको फॉलो करेगा। अगर एजेंट उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, अब प्रिंसिपल का लॉस हो जाता है, तो फिर उन लॉस को कौन फुलफिल करेगा, कौन पूरा करेगा? एजेंट करेगा, क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस को नजरअंदाज किया, पूरा नहीं किया। यही चीज मैंने आपको राइट टू फॉलो डायरेक्शंस में भी पढ़ा दिया था। किसमें? ड्यूटीज ऑफ एजेंट में। और उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था बेटा, जो ड्यूटीज ऑफ एजेंट हो वो राइट्स ऑफ प्रिंसिपल होगा, और हम राइट्स ऑफ प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिएगा इसको भी। और मैसेज जो भी करेगा काइंडली एवरीवन पे करें।
थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास राइट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट। अच्छा, मिसकंडक्ट में बहुत सी चीजें आ जाती है। मिसकंडक्ट कहते हैं कि जहां पर आपने निग्लिजेंटली किया, लापरवाही की, या जिस तरीके से आपको अपनी स्किल्स को यूज करना चाहिए था वैसे स्किल्स को यूज नहीं किया, या जिस तरीके से आपने किसी क्लाइंट के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना था वैसे नहीं किया। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। कानून कहता है कि वो तमाम नुकसानात, राइट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब वो तमाम नुकसानात जो कि एजेंट की वजह से हुए प्रिंसिपल के, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एजेंट से, तो फिर प्रिंसिपल का ये राइट बनता है कि वो प्रिंसिपल वो नुकसानात एजेंट से रिकवर कर सकता है। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक की बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा, निग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल तकरीबन सेम है, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट वांट ऑफ स्किल एक ही है। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। आपको वो हेडिंग याद थी कि जिसमें मैंने कहा था कि एक एजेंट के पास प्रिंसिपल का कुछ स्टॉक आता है और वो स्टॉक वो जो है वेयर हाउस के बाहर ही रखा हुआ होता है। हालांकि प्रिंसिपल ने उसको नहीं बोला कि वेयर हाउस में रखे। अचानक बारिश होती है हल्की हल्की, और मतलब प्रिडिक्शन यही होती है कि बारिश तेज होगी, काले बादल आए हुए। तो वही मैंने आपसे पूछा कि अगर आप लोग उस जगह पे होते तो आप लोग क्या करते। आप सब स्टूडेंट ने रिप्लाई किया सर वेयर हाउस के अंदर रख देते। तो उसका मतलब है आपने वो अपनी स्किल्स को शो किया ना वहां पर। एक कॉमन आदमी की जो स्किल्स है वैसे ही आपने कहा कि नहीं यार ये स्पॉइल हो जाएंगी तमाम चीजें, तमाम गुड्स, तो देयरफॉर उसको फौरन कहा रख दो, वेयर हाउस के अंदर रख दो। आपने निग्लिजेंटली ये नहीं किया। तो कानून कहता है कि अगर इस केस में वो निग्लिजेंटली ये बर्ताव करता है, ये वांट ऑफ स्किल अपनी शो नहीं करता, वेयर हाउस में नहीं रखता, तो उसका मतलब प्रिंसिपल का क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, या इसी तरीके से प्रिंसिपल ने कहा कि जी तुम ऐसा करो कि फलां शख्स से थर्ड पार्टी से मेरा जाके पैसा लेकर आ जाओ। ठीक है, ये मिसकंडक्ट की बात करो। आप गए और आपने थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, उससे कब तो मैं पैसा देता ही नहीं हूँ, तो उसका अलावा प्रिंसिपल का पैसा आप डिबो कर आगे बजाय लेने के। तो ऐसी कंडीशंस में जो लॉसेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एजेंट की वजह से हो रहे हैं। कानून कहता है कि फिर प्रिंसिपल का ये राइट बनता है कि वो उसकी नेग्लिजेंट या वांट ऑफ स्किल या फिर थर्ड मिस कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ, तो प्रिंसिपल उनको एजेंट से रिकवर करेगा। ठीक है, जल्दी से पढ़ लें इसको। वसी बेटा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, वो सेक्शन बी का अलग चल रहा है। ठीक है, वो आप लोगों को टॉपिक अलग चलेगा। ए और बी का कंबाइंड एजेंसी चल रहा है, और बी का जो सेपरेटली चल रहा है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सो देयरफॉर
बेहताब बेटा, मेरे ख्याल से आप बच्चे नहीं कि मैं आपको स्टार्ट में बता दिया करूं, खुद कॉमन सेंस अपनी यूज किया करें। फर्स्ट टाइम आप क्लास ले रहे हैं क्या? 100 दफा मैं बता चुका हूं कि सेक्शन, अच्छा वहां पे टाइम टेबल में लिखा हुआ भी है A+B, ए और बी सेक्शन की कंबाइन हो रही है, ए और बी की कंबाइन हो रही है, इसका मतलब एजेंसी का टॉपिक चल रहा है, और जिसका ए का चल रहा है तो उसका मतलब है वो उनका, सॉरी बी का चल रहा है तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है। इट्स नॉट माई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर वक्त मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। सोच समझ के जरा बात किया करें आप। जी बेटा, सबको क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 213 के राइट टू अकाउंट, ये आपने देखा होगा कि ड्यूटीज ऑफ एजेंट में राइट टू रेंडर अकाउंट, ठीक है, वो हेडिंग याद आ रही है? तो 100% ये वो सेम हेडिंग है कि जहां पर हमने पढ़ा कि एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल जब भी उससे अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा तो एजेंट अपडेटेड करेगा अपने प्रिंसिपल को, उसी वक्त तमाम चीजें जो है वो इन्फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू हिज अकाउंट, वो उसके बारे में बताएगा क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट पे दिया, किससे अमाउंट रिकवर हुई, कौन सी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की है, सेल हो गई या बिक गई, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी अकाउंट से रिलेटेड बातें होंगी वो एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल को अपडेट करेगा। सिर्फ इसमें यही चीज बताइए, राइट टू अकाउंट, के वो अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एजेंट से जब पूछना चाहे वो पूछ सकता है, और एजेंट की ड्यूटी से कि वो प्रिंसिपल को अपडेटेड रखेगा और अप टू डेट अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इजी ये हेडिंग है, देख लें इसको जल्दी से। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसके अकाउंट है, और एक एजेंट को उसने रखा इसलिए होगा कि आप मेरे अकाउंट को डील करें, मेरे अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दें मुझे। तो जब भी वो अकाउंट्स की डिमांड करेगा, अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है हिपा? अच्छा, आपने एक हेडिंग पढ़ी थी ड्यूटीज ऑफ एजेंट में, नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट, वो याद है आपको? वसी वाली हेडिंग, जो इस्लामाबाद में अपार्टमेंट उसने खरीदा था। किसी को याद आ रही है वो हेडिंग बेटा? ड्यूटी नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट।
सबको याद आ रही है जी, ठीक है। ये वही हेडिंग है, राइट टू रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। कब? कि जब एजेंट ने अपना अकाउंट इस्तेमाल किया, जो कि उसने बगैर परमिशन के, बगैर, जी बिल्कुल, हिपा ब्लू एरिया में, ठीक है जी, अगर उससे विदाउट परमिशन ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट को डील किया, और प्रिंसिपल से जो है, मैंने कहा था प्रिंसिपल के लिए बिजनेस करना होता है, प्रिंसिपल के साथ बिजनेस नहीं करना। लेकिन उससे कुछ इस किस्म का किया और प्रिंसिपल को पता चल जाता है, तो प्रिंसिपल फिर कभी भी चाहे तो उस अकाउंट को, सॉरी, उस क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, ये वही चीजें पढ़ने इसको। रेप्यूडिएट का मतलब होता है बेटा कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना। आप चाहे तो इसके मीनिंग लिख सकते हैं, कैंसिल, टर्मिनेट कर देना। और एग्जाम्पल में देखिए, इसने लिखा हुआ भी है, रेपुडिएट को कैंसिल कर दे, ठीक है। ठीक है, आज इसको जल्दी जल्दी कर लें, ताकि मैं जो हूँ आज इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके बाद सेक्शन 216 देख लीजिएगा, राइट टू क्लेम बेनिफिट। ये मैंने आपको हेडिंग करवाई थी वहां, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, याद है? कि वो जो 1 करोड़ का प्लॉट था, वो उसने बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख का, और 10 लाख वहां से प्रॉफिट कमाया, और मुझे बताया था कि 95 का बिकेगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं। राइट टू क्लेम सेट, सॉरी, राइट टू क्लेम बेनिफिट, और वहां पे हमने पढ़ा था ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सपोज करें, अगर मेरा एक प्लॉट है, मैंने एजेंट से कहा कि इसको बेच दें, और मैंने कहा था यार इसको 1 करोड़ में बेच दो। एजेंट मेरे पास एक वीक के बाद आते हैं, कहते हैं कि सर जो भी मांग रहे हैं 90 लाख से ज्यादा की डिमांड नहीं आ रही, और मुझे अर्जेंसी में पैसों की नीड थी। और जो थर्ड पार्टी थे उसको कहता है कि भाई प्रिंसिपल ना 1 करोड़ 10 लाख से कम में बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका मतलब है, मैंने उसको कहा अच्छा बेच दो। 10 लाख वहां से कमाए, और तकरीबन 10 लाख मुझसे कमाए, ये 20 लाख का उसने प्रॉफिट कमाए, जो कि हिडन प्रॉफिट था। कल को अगर मुझे पता चलता है, तो मेरा ये राइट बनता है कि वो जो बेनिफिट उसने हिडनली कमाया, मैं उससे वो क्लेम कर सकता हूँ और वो बेनिफिट ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये वही हेडिंग है, राइट टू क्लेम बेनिफिट। पढ़ लें इसको जल्दी से सर। नहीं तहरीम बेटा, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड का मतलब ये है कि आप अपना रेमुनरेशन वगैरह, कमीशन वगैरह काट कर जो भी उसके प्रिंसिपल के अमाउंट बनता है, वो उसको आप पे करेंगे। ठीक है, ये अलग चीज है, ये हिडन प्रॉफिट होता है, छुपाया हुआ प्रॉफिट होता है। ठीक है, ड्यू टू पे सम रिसीव्ड का मतलब ये था कि लेट सपोज अगर मैं एजेंट से कहता हूँ, जब थर्ड पार्टी से मेरा पैसा लेकर आ जाओ, और उसका मैं तुम्हें 1 लाख कमीशन दूंगा। ठीक है, वो 20 लाख रुपीज ले आता है, उसमें से 1 लाख डिडक्ट करके 19 लाख रुपीज जो है मुझे पे करेगा, इसको हम कहते हैं ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड। लेकिन यहाँ पे जो है वो हिडन प्रॉफिट कमा रहा है, जिसके बारे में प्रिंसिपल को मालूम नहीं है।
अच्छा, राइट टू रिफ्यूज रेमुनरेशन जो आपके पास सेक्शन 220 लिखा हुआ है बेटा, इसमें मैं यहाँ जो एग्जांपल है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल ये यहाँ के लिए फिट नहीं हो रही, बल्कि ये जो ऊपर वाला है राइट टू क्लेम बेनिफिट, ये उससे ही रिलेटेड एग्जांपल है। राइट टू रिफ्यूज रेमुनरेशन से मैं इससे रिलेटेड एक चीज बता दूं, गौर से सुनिएगा कि लेट सपोज अगर मैंने एक एजेंट को भेजा कि आ जाओ थर्ड पार्टी से मेरे वो 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ, और उसके मैं आपको तकरीबन 20,000 रुपीज कमीशन दूंगा। अब ये एजेंट गया और इससे जाके थर्ड पार्टी से मिसबिहेव किया और मार दाड़ की, मिसकंडक्ट किया, और मिसकंडक्ट में क्या किया, उसकी वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी ने मेरा पैसा देने से इनकार कर दिया। तो कानून कहता है कि फिर ऐसे सिचुएशन में इसकी मिसकंडक्ट की वजह से मेरा पैसा भी फंसा, तो मैं उससे पैसा भी निकलवाऊंगा एजेंट से कि यार तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हुआ, और जो उसका रेमुनरेशन बनता है 20-30,000 जो भी मैंने डिसाइड किया था कमीशन का, वो भी मैं उसको नहीं दूंगा। ये मेरा राइट है कि मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम कहते हैं राइट टू रिफ्यूज रेमुनरेशन। रेमुनरेशन कहते हैं मुआवजे को, कि अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया, कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से प्रिंसिपल को लॉस हुआ, तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं है कि आपको रेमुनरेशन देगा। क्लैरिफाई हो गया? लेकिन जो ये डेफिनेट, ये आपको एग्जांपल 72 जो नजर आ रही है, ये इससे लिंक कहीं भी नजर नहीं है, इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड होगी सेक्शन 216 से। ठीक है, पढ़ लें इसको जल्दी से। अच्छा, सबने डन कर लिया? अच्छा सुनो बेटा, जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पास्ट पेपर्स पे। अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखिएगा। सब एजेंट किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट किन सर्कमस्टांसिस में पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, राइट्स ऑफ एजेंट, इन तमाम चीजों को, रिवोकेशन ऑफ एजेंट, इन सब को जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। वसी राइट टू रिवोक का मतलब है प्रिंसिपल जब चाहे एजेंट के साथ जो एजेंसी क्रिएट हुई थी वो टर्मिनेट कर सकता है, सिवाय इररिवोकेबल एजेंसी में। इररिवोकेबल एजेंसी ऐसी एजेंसी को कहते हैं जो प्रिंसिपल टर्मिनेट करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। चाहे प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाए, चाहे प्रिंसिपल पागल हो जाए, यानी इंसेन हो जाए, तो भी एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर? जल्दी से एक दफा गो थ्रू कर ले पूरा का पूरा एजेंसी का टॉपिक में पास पेपर्स पे आ रहा हूँ। अरे आप स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, जितना मैंने पढ़ाया फिजिकल क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में एजेंसी का पढ़ाया, उसको जल्दी से एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। شاب دي شاب تعطيه
नहीं बेटा नहीं कर सकता, ठीक है। तहरीर मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा, वो एक ही हेडिंग में करवा दूंगा। ये बेटा हसन मिर्जा की एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर आपने कहा कि एजेंट जो है वो, सॉरी प्रिंसिपल जो है एजेंट से लॉसेस रिकवर कर सकता है ड्यू टू मिसकंडक्ट, और अगर एजेंट जो है वो माइनर हुआ तो बेटा बिल्कुल माइनर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जब माइनर आता है तो उसके बिहाफ पे उसकी गार्डियंस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो गार्डियन से रिकवर कर सकता है। ये चीज आई थिंक मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किया था। हेबा नहीं कर सकता, ठीक है, आपके वाले सवाल में नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने लिए बाय कर लिया, ठीक है। हाँ, अगर उसमें ये हो सकता है कि अगर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती और फिर वो अगर एजेंट अपने लिए जो है वो बाय कर लेता तो फिर कुछ हो सकता था, ठीक है, लेकिन अगर वैसे का कि यार इस एरिया में मेरी आप प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर ले, देन फिर जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, मूव करते हैं, गौर से सुन लीजिएगा बेटा। अब इधर उधर के क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं, पास्ट पेपर जरा देख लीजिएगा, ठीक है। पास्ट पेपर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, respond to the following scenario under the provision of Contract Act 1872. Noman rented his house to Ahsan under a contract terminable on 3 months notice. Noman wives without discussing with Noman sent a termination notice to Ahsan. When Noman came to know of the situation, he ratified the act of sending of notice to Ahsan, discuss whether the notice given by wife is valid. देखो, कहां से आया ये क्वेश्चन, कुछ याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है? कोई है जीनियस स्टूडेंट? बिल्कुल सही। रेटिफिकेशन से आया, बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद सुहेब, आप भी सही हैं, क्योंकि रेटिफाई के लिए मैंने दो चीजें बताई थी। एक, आप रेटिफाई उस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे कि जो कि पहले नहीं हो, पहले से नहीं हो, यानी एजेंट और थर्ड पार्टी का पहले से नहीं हो, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल का एग्जिस्ट होना लाजमी है। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल का एग्जिस्ट तो है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, नोमान और एहसन का तो पहले से चलता हुआ ही आ रहा है, तो पहले से जब चलता हुआ आ रहा है उसको रेटिफाई कैसे कर सकता है नोमान? बात समझ में आ गई? क्लैरिफाई हो गया? तो नोमान को फिर क्या करना होगा, अलग से टर्मिनेशन का नोटिस देना होगा, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर देख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का। सबको क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर?
ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था किन रीजंस की वजह से वो रेटिफाई नहीं कर सकता। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ बेटा, सबने रीड कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, जब क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। बॉयज गर्ल्स, बॉयज, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइएगा। While attending seminar, Khizr told a group of people on his table that he is the agent of Lucky. खिजर ने एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ था एक सेमिनार में कि वो किसका एजेंट है, लकी। लकी स्माइल्ड कंसीडरिंग इट अ जोक। लकी ने स्माइल्ड किया लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा एजेंट नहीं है, खामोश रहा, स्माइल किया। Later, Moise, who was sitting on the table, sold security cameras and surveillance system to Khizr on credit, believing him to be agent of Lucky. Comment on whether a contract of agency is established between Khizr and Lucky. तो कह रहे हैं बाद में वो जो ग्रुप ऑफ पीपल में था उसमें एक शख्स बैठा हुआ था मोइज, उसने क्रेडिट पे सामान किसको बेच दिया, किसको बेच दिया, खिजर को बेच दिया, ये सोचते हुए कि खिजर किसका एजेंट है, लकी का। तो कह रहे कि क्या ये जो स्टैब्लिश हुई है खिजर और लकी में सही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या नहीं है। तो पहले तो ये बताइए ये कहाँ से आई ये वाली हेडिंग, क्रिएशन ऑफ एजेंसी में से, ये बता दूं मैं। ठीक है, तलहा राठौर जबरदस्त हो गया, हिबा ठीक है, हाफिज मेहताब सही है बेटा बिल्कुल। एस्टोपिल, एस्टोपिल से आया, बिल्कुल एस्टोपिल से आया, ठीक हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरीके से। चले जी, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, आंसर पे आ जाऊं मैं। बॉयज गर्ल्स, बस ये सब ठीक है। चले जी, आंसर देख लेते हैं इसका।
पढ़ लिया बेटा सबने? डन बेटा? एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच एन एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू थर्ड पार्टी। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो तमाम सर्कमस्टांसेस बता दीजिए। अच्छा, ये इस दफा आपका आई कैप में ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, ठीक है, कि जहां पर एजेंट थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए पर्सनली लायबल होगा। याद है आप लोगों के हेडिंग्स? ठीक है, बगैर देखे बताते जाइएगा मुझे जल्दी से। तो याद आ रहा है आप लोगों को? फॉरेन प्रिंसिपल सही, ठीक है। प्रिंसिपल कांट सू, ठीक है। कस्टम, ठीक है। अननेम्ड प्रिंसिपल असरा बेहतरीन हो गया बेटा। अनडिस्क्लोज क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तलहा वारसी हिबा क्रिमिनल एक्ट हो गया, ठीक है। तलहा फॉरेन प्रिंसिपल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली। गेटिंग एक्सीडिंग हिज लायबिलिटी जबरदस्त हो गया मेहताब साहब। ठीक है जी, इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक है बेटा, वो आंसर देखते जाइए इसका। वही हेडिंग जो आप लोगों ने बताई है। ठीक है, वसीम अहमद बेहतर हो गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा बेटा। करीम कलीम रियल एस्टेट, जिसका नाम है KRL, बाय मिस रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज एन एजेंट ऑफ गोफी बिल्डर्स, ठीक है। कि वो गोफी बिल्डर्स का क्या है? एजेंट है। नेगोशिएटेड एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद तामीर एसोसिएट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ पीस ऑफ लैंड फॉर GB, यानी किसके लिए वो खरीद रहा है? GB के लिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 explain the liabilities of KRL in the above situations, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जब क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं तो और मजीद में समझ में आ गया। जल्दी से क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन अगर रीड आउट कर लिए तो हम आंसर पे आ जाते हैं फिर। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने बेटा? जल्दी से बता दें मुझे।
आंसर देख लीजिए, आंसर देखिए, और बड़ा जबरदस्त आंसर, इसको सोच समझ के लिखना है। ठीक है, व्हेन जीबी elect to ratify KRL, अगर जीबी KRL को, एक मिनट वेट कीजिए। अगर जीबी रेटिफाई करता है KRL एक्ट को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब कर दिया कि एक एजेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं और एक प्रिंसिपल का राइट क्या होता है। तो जब KRL को जीबी ने रेटिफाई कर दिया कि KRL यू आर माई एजेंट, तो फिर जीबी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, और KRL क्या बन जाएगा आपके पास, एजेंट। और फिर उन्होंने आगे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। चीज वही है, एक दफा पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई नई चीज नहीं आ रही है बता। मिसकंडक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से कोई भी लॉस हुआ उसके लिए भी KRL लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट हुआ ट्रू अकाउंट्स बताने होंगे। निग्लिजेंटली हुआ वो भी आप जो है वो KRL रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी हर एक चीज को उसने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दी। ये अभी तक वो बता रहा है कि जी अगर KRL को रेटिफाई कर रहा है जीबी, तो एजेंसी क्रिएट हो गई। और फिर ड्यूटीज ऑफ एजेंट और राइट ऑफ प्रिंसिपल को थोड़ा सा उन्होंने एलिब्रेट किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है बेटा। जब यहाँ तक सब आप लोग रीड कर चुके तो काइंडली बता देगा, मैं स्क्रीन को आगे मूव कर दूं। अभी तक एक ही स्टूडेंट का रिप्लाई आया है, तहरीम का। मरियम का भी आ गया बेटा। ठीक है बेटा, वसीम अहमद साहब, तबस्सुम, असरा, आई थिंक सबने पढ़ लिया। कोई रह गया बेटा? सबने पढ़ लिया, ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन को आगे। और अगर जीबी रेटिफाई नहीं करता, एक बार बेटा दोनों बताना पड़ेगी, दोनों दोनों दोनों, क्योंकि रेटिफाई हो भी सकता है, रेटिफाई नहीं भी हो सकता, ठीक है। और अगर रेटिफाई नहीं करता तो फिर कौन जिम्मेदार है, जाहिर सी बात है फिर KRL खुद जिम्मेदार होगा। क्या हेडिंग नजर आई? व्हेन जीबी डिसोन KRL एक्ट, यानी वो कहते हैं नहीं नहीं मैं रेटिफाई नहीं करता, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा थर्ड पार्टी के लिए? तामीर एसोसिएट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? KRL पर्सनली जिम्मेदार होगा।
एक देख लें इसको। बिल्कुल तहरीम, टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह आफ्टर क्लास या आज की डेट में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस उसके आंसर इंशाल्लाह आज ही की डेट में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। यहां तक सबने पढ़ लिया बेटा? डन हो गया? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट एन एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ही अपॉइंट अ सब एजेंट विदाउट हैविंग द प्रिंसिपल अथॉरिटी। हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर सब एजेंट को ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है बगैर कस्टम ट्रेड के या विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो फिर क्या होगा, क्या नताइज आएंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए एजेंट, ओरिजिनल एजेंट पर्सन जिम्मेदार होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि फिर मैं आंसर पे आ जाऊं। बिल्कुल तबस्सुम, सही कहा आपने। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लिया आपने, आंसर देख लीजिएगा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो बेटा। तमाम स्टूडेंट्स से पढ़ लिया? जी बेटा, हर एक ने रीड आउट कर लिया? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। अच्छा भाई, अब ये बताओ कैसा लगा एजेंसी का टॉपिक? आसान है या मुश्किल? स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा होगा, तमाम चीजें क्लैरिफाई हो गई। अब इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? ठीक है बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक रिगार्डिंग टू एजेंसी टॉपिक। सो आज के लिए इसको
यहीं तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज रिजवान। ठीक है। जी बेटा, इंशाल्लाह भेज दूंगा। तवस्सुल।